Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। जनरली जब भी हम इस टॉपिक को थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स खत्म होने के बाद लास्ट में एक वर्ड लिखा होता है कि अनएक्सप्लेन्ड कॉज और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि जिसमें कोई रीजन जो है वो पता नहीं होता है। ऑलवेज इस पर्टिकुलर एरिया में हम ना तो ज्यादा डिटेल में सोचते हैं और ना ही हम इसमें आगे कुछ वर्कआउट करते हैं। और सेम चीज जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो इसमें आगे हमें पता नहीं चलता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को कैसे डायग्नोज करें और कैसे उसे मैनेज करें। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव चूज दिस टॉपिक टुडे। ये जो टॉपिक है वो हर उस स्टूडेंट को हेल्पफुल रहेगा जो अभी गायनेक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एज वेल एज जो गायनेक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की जो कंडीशन है उससे 30% ऑफ कपल आर डायग्नोस्ड, यानी कि जितनी भी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं हमारी ओपीडी में उनमें से 30% के जो कपल होते हैं उन सबको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। इन विच किसे हम कहेंगे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी? इन विच द बेसिक इनफर्टिलिटी इवेल्युएशन रिवील्स नॉर्मल सेमेन पैरामीटर्स, यानी कि मेल की अगर आप मेल पार्टनर के जो इन्वेस्टिगेशंस करोगे उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है सेमेन एनालिसिस, तो उसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। स्पर्म काउंट नॉर्मल होते हैं, स्पर्म मोटिलिटी नॉर्मल होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। देन एविडेंस ऑफ ओव्यूलेशन, और जो फीमेल होती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल होती है एंड एवरी 14th डे ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे प्रॉपर ओव्यूलेशन भी हो रहा होता है। देन पेटेंट फेलोपियन ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राम, तो वो भी पेशेंट का जो है वो नॉर्मल रहता है, दोनों ट्यूब नॉर्मल रहती हैं। एंड नो अदर ऑब्वियस कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, और उनको सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करते टाइम या पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करते टाइम या मेल का लोकल एग्जामिनेशन करते टाइम आपको कोई ऑब्वियस कॉज जो है वो नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है, कपल जो है वो इनफर्टाइल होता है। Patients with unexplained infertility may feel reassured that even after 12 months of attempting, 20% will conceive in the following 12 months and over 50% in subsequent 36 months. ऐसे unexplained infertility वाले patients में क्या होता है practically, जितने केसेस है 30% केसेस, उनमें से 20% केसेस को विद इन अ ईयर और 12 मंथ रिजल्ट मिल जाता है, और बाकी के जो 50% है उनमें फर्दर 36 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर रिजल्ट जो है वो मिल जाता है, यानी कि वो फर्टाइल हो जाते हैं। बट इन कपल्स विथ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, और इनमें भी ये चीज बहुत मैटर करती है कि जिनका प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए, लाइक फीमेल एज जो है वो लेस देन 30 ईयर होनी चाहिए, एंड जो इनफर्टिलिटी की कंप्लेन जो है वो लेस देन 24 मंथ की होनी चाहिए, and previous pregnancy in the same partnership. Then technology is likely limited in terms of diagnosing all causes of infertility. हम इसे unexplained infertility क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है अभी, जितना इस वर्ल्ड में जितना रिसर्च हो रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इन्वेस्टिगेशंस और उसके पैरामीटर्स की, तो उतनी लिमिटेड है कि सभी पैरामीटर तक वो नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से कुछ पैरामीटर तक जो हम नहीं देख पाते हैं, कुछ कुछ पैरामीटर्स को हम टेक्नोलॉजी के थ्रू डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का नाम दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन हो सकता है। ऐसे प्रोबेबल मैकेनिज्म्स जो होते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के, कि कौन कौन से रीजंस है जिससे आप इजीली डायग्नोज नहीं कर पाते हो, तो उनमें से है ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है, आजकल ओपीडी में इसके केसेस भी बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। जितनी भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है उनमें ये सबसे ज्यादा कॉज है, कि इसमें क्या होता है कि जो साइकिल जो है वो नॉर्मल होती है 28 डेज की या 30 डेज की, फॉलिकल भी अच्छे से फॉर्म होती है, लेकिन क्या होता है वो उसका ल्यूटिनाइजेशन भी होता है, ओव्यूलेशन के लिए भी प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन
ओव्यूलेशन नहीं होता है, फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके के केसेस में भी केसेस को भी आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सब कुछ है लेकिन बस फॉलिकल जो है वो रप्चर नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली आईवीएफ वगैरह करके उसमें oocyte रिट्राइवल करके फिर रिजल्ट्स दिए जाते हैं, बट दिस कुड बी वन ऑफ द कॉज। देन इम्यूनोलॉजिक फैक्टर, अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिक फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ईच एंड एवरी फैक्टर को हम इजीली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। बस इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस कि पेशेंट को फर्टिलिटी नहीं आ रही है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो है वो हो सकता है। तो इनमें क्या होता है कि अमोंग द potential immune causes of reproductive failure, there are imbalances in टी लिम्फोसाइट पॉपुलेशन। जो टी लिम्फोसाइट पॉपुलेशन रहती है उसमें स्पेशली जो TH2 साइटोकाइनिन्स है एंड TH1 साइटोकाइनिन्स है, उन दोनों के बीच में इम्बैलेंसेस रहता है, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है और इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। देन सीरम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंड एंटी थायराइड एंटीबॉडीज का भी यहाँ पे रोल है। देन एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज अगर फीमेल की बॉडी में है तो उसकी वजह से भी ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंड यूटेराइन नेचुरल किलर सेल्स जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के लिए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्फेक्शन की, हम बात करें तो इन्फेक्शन में जैसे ट्राइकोमोटिस जो है वो मेन क्लाइमेडियल ट्राइकोमैटिस वो एक वन ऑफ द रीजन है। देन यूरिलाइटिकम है, फिर माइकोप्लाज्मा जेनाइटालियम है। तो ये लोकल जो वजाइनल अपर वजाइनल एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डेवलप होने वाले जो ये इन्फेक्शियस फैक्टर्स है, इनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एंडोमेट्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड स्पेशली इनमें अभी जो मैंने लिस्ट आउट किए उनमें से कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो उसे डायग्नोज करने के लिए फर्दर जो है वो आपको अगर कई बार क्या है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, ना ही उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और ना ही और कोई प्रॉब्लम होती है लाइक डिस्मेनोरिया और एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो यूजुअली हम ये पार्ट स्किप कर देते हैं या ये इस पार्ट पे हम फोकस नहीं करते हैं कि पेशेंट को शायद कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे ये अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में चला जाता है। देन नेक्स्ट है अनडायग्नोस्ड पेल्विक पैथोलॉजी। सो यूजुअली मोस्ट ऑफ जो पेल्विक पैथोलॉजीज है जैसे फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गई, फ्लूइड कलेक्शन इन पाउच ऑफ डगलेस, ओवरी रिलेटेड अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो सब हमें सोनोग्राफी में ऑलमोस्ट पता चल जाता है। लेकिन कुछ पैथोलॉजी ऐसी होती है कि जिसमें लेप्रोस्कोपी करना जरूरी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पर ट्यूबल अदेशंस, ट्यूब और एंडोमेट्रियोसिस। तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस इतना कम होता है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब के आसपास के स्ट्रक्चर में कहीं पे होता है, जिसकी वजह से ट्यूबल अदेशन हो जाता है। ट्यूब्स जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी ओव्यूलेशन होता है तो वो ओवम का जो ट्रांसफर और जाइगोट ट्रांसफर की जो प्रोसेस होती है, जहाँ पे ट्यूब की मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसी कंडीशन में ऐसी पेल्विक पैथोलॉजी जिसे हम ट्यूबल अदेशन कहते हैं, पर ट्यूबल अदेशन, तो ऐसी पैथोलॉजी में ये जो जाइगोट ट्रांसफर या ओवम का जो कैच की प्रक्रिया है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी या इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी डेवलप हो सकती है। और ये चीज कब डायग्नोस होती है? एक्सीडेंटली किसी रीजन से पेल्विक सर्जरी के टाइम पे या लेप्रोस्कोपी करवाई जाती है तब पता चलता है। देन नेक्स्ट रीजन है ऑकल्ट मेल और oocyte फैक्टर। मीन्स आपने पेशेंट का सेमेन एनालिसिस करवाया, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सेमेन एनालिसिस में आपको स्पर्म की जो डीएनए इंटीग्रिटी है वो पता नहीं चलेगी। अगर वो इम्पेयर्ड है, इफ देर इज इम्पेयर्ड स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी, तो वो पर्टिकुलर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए केपेबल नहीं है और पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है। सेम चीज उस साइट में अप्लाई होती है, ओवुलेशन भी है,
प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, सब कुछ है। लेकिन oocyte जो है वो जो ओवम जो है उसमें प्री मैच्योर जोना हार्डनिंग, जो oocyte रहता है उसके आसपास का जो लेयर है जिसे हम कहते हैं जोना पेल्लुसिडा, उस लेयर को पेनेट्रेट करके जो स्पर्म है वो एंटर होता है oocyte के अंदर। और यूजुअली वो लेयर हार्ड रहता है, लेकिन स्पर्म में वो कैपेसिटी होती है कि उसे वो पेनेट्रेट कर सके। लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा हार्ड है तो स्पर्म जो है वो पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। देन माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रियम जो है जो न्यूक्लियस को नरिशमेंट या सेल में नरिशमेंट देने का काम करते हैं, स्पेसिफिक सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रखने का काम करते हैं। अगर उसमें डिसफंक्शन है तो ऐसे टाइम पे भी वो स्पेसिफिक ओवम जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर नहीं है। सो इतने रीजंस है जिसे हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। दीज आर जस्ट लाइक बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस और बेस्ड ऑन एक्सीडेंटल डायग्नोसिस की इतने रीजंस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आए तो आप इतने एरिया में थिंक कर सकते हो। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.